राहु की दी हुई फेम को अगर आपके सर पर चढ़ जाए तो वो गिराता भी है, लेकिन अगर आप उसे असिमुलेट कर गए, तमन्ना जी, पैसा और शोहरत को संभालना भी एक आर्ट है। इस कलयुग का राजा राहु ही है, और अगर आपको तरक्की लेनी है, अगर आप हाइट्स तक जाना चाहते हैं, तो राहु के बिना आप नहीं पहुंच सकते उस ऊंचाई। शनि की सर 7.5 जैसे आप कह रहे हैं कि अब ढैया और 7.5 बहुत डेंजरस हो सकती है, लेकिन अगर इंसान अपनी बुद्धि पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर देगा ना तो मैनेजेबल हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। तो शनि अगर कुछ देंगे तो वो भी स्टेबल होगा। कई लोगों को ये भ्रम है कि हमारा शनि उच्च का है तो द बेस्ट। ओके। तुला राशि में, ओके। जबकि ऐसा नहीं है। दान भी कर जाते हैं लोग, आपने देखा होगा। हाँ, कई लोग हम देखते हैं ना, पूरी प्रॉपर्टी से लेकर सब कुछ जो है इस्कॉन में दे देते हैं, इधर उधर दे देते हैं। तो क्या ये केतु की दशा में होता है? हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ तमन्ना, और हमारा आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए बहुत खास है जिन्हें लगता है राहु, केतु और शनि उनकी कुंडली में बैठकर यहाँ पर धमाल मचा रहे हैं या उनकी लाइफ को ट्रबल कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक हमारे गेस्ट आज के हैं वो ये कहते हैं कि कलयुग में अगर सबसे ज़्यादा कोई पावरफुल प्लैनेट्स है तो वो ना तो शुक्र है, ना तो बृहस्पति है, ना तो कोई और। ये वही 3 प्लैनेट्स हैं जिनसे अक्सर लोग डरते हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी डॉक्टर विशाल अरोड़ा का। एस्ट्रो साइंटिस्ट हैं आप सर। तो जब हम ऑफ द कैमरा आपसे बात कर रहे थे तो आपने बताया कि जो ये जिनसे लोग डरते हैं अक्सर, और वही आपकी पॉकेट भरने वाले प्लैनेट्स हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है सर? कलयुग, हर युग में कुछ प्लैनेट्स को असाइन किया गया, ये उसके कर्ता धर्ता हैं। तो 3 युग जो बीत गए उसमें वो सौम्य ग्रहों को दिया गया, बृहस्पति, मंगल। लेकिन जैसे ही कली आया तो कली युग क्या है? बेसिकली फास्ट। आज आप देखें, जो बाजार में भी है, जो मार्केट में भी है, और सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग क्या होता है? करोड़पति कैसे बने, पैसा कैसे आए, और एवरीबॉडी वांट्स शॉर्टकट। किसी को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, पैसा भर भर कर किसी को जरूर टाइम नहीं है किसी के पास। अगर आप वो रेमेडी दे जो कि कहे कि 2 घंटे में आपको ये लाकर दे देगी, वो वहाँ पे आपको 4.6 मिलियन व्यूज मिलेंगे। बिकॉज द रीज़न क्या है? कलयुग इज ऑल अबाउट फास्ट टेक्नोलॉजी, फास्टर चीज़ों के। धीरे धीरे आप देखेंगे लोगों के पास समय कम हो रहा है, स्पैन ऑफ अटेंशन तक कम हो रहा है। द रीज़न बीइंग दैट द कलयुग का जो मुख्य प्लैनेट्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं वो राहु, केतु और शनि है। दैट इज़ वाई हमारी मेंटालिटी भी उस हिसाब से। आज कोई सत्व की बात तो करता ही नहीं है ना, क्योंकि ये सत्व के और ये सारी चीज़ें बृहस्पति आपको कुछ नहीं देंगे इस युग में। अच्छा। बृहस्पति के पास, बृहस्पति आपको ज्ञान दे सकते हैं, विजडम दे सकते हैं, लेकिन वो आपको पॉकेट भरने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास पोर्टफोलियो नहीं है ना, मंत्रालय नहीं है। मंत्रालय नहीं है, जिसके पास मंत्रालय वही भर सकता है। अब इस समय जो देने का है वो मेन चीज़ है इन्हीं तीनों प्लैनेट के पास है, राहु, केतु, शनि। लेकिन इनको समझना और इनसे ऑपरेट कैसे करना है वो एक आर्ट है, आपके चार्ट से उनको निकालना। ओके, तो ये जेनरिक नहीं हो सकता, ये आपके चार्ट को देख के ही समझा जा सकता है। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट थिंग। मतलब हर बंदा जो इस पृथ्वी पर आया है वो एक डिफरेंट चीज़ के साथ आया है, और उसके हॉरोस्कोप में वो डिफाइंड है कि सैटर्न की पोजीशन है तो उसने कैसे देना है आपको। देते ये तीनों हैं, इन तीनों के देने का तरीका अलग अलग है, हर किसी के लिए अलग है। किसी को यही राहु, मैं आपको बताता हूँ कि हर प्लैनेट के पास ना 3 शक्तियाँ, जो तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास क्या है? क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर। ये तीनों शक्तियाँ हर ग्रह को दी गई। ओके। हर ग्रह के पास क्रिएटिंग पावर भी है, प्रिजर्विंग भी है और डिस्ट्रॉयर भी है। राहु भी है। जब वो क्रिएटर के फॉर्म में आते हैं तो वो आपके अंदर एक डिफरेंट, आपको एक इंसान, मतलब आप एक रिसर्चर बन सकते हो, आप एक साइंटिस्ट बन सकते हो, आप एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर बन जाते हो। जैसे कि ये जो स्टार्टअप जितने भी लोग करते हैं आज के ज़माने में, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, दे कम अप विद एन आइडिया, डिफरेंट आइडिया, और वही आइडिया क्रिएट्स मिलियंस। तो ये राहु का क्रिएटिंग पार्ट है। जब राहु डिस्ट्रॉयर भूमिका निभाते हैं, वो आपके चार्ट, ये सब आपके चार्ट से लिंक्ड है। तो जब वो विनाशक की भूमिका, शिव बनते हैं, तो वो जब शिव बनते हैं तो फिर वो आपको डिस्ट्रॉयर की भूमिका कैसे निभाएंगे? आप ही को क्रिमिनल भी बनाएंगे। आप राहु द्वारा फ्रॉड भी करोगे, वो फ्रॉड से पैसा लगाओगे, और कुछ चीज़ें आप आडंबर क्रिएट करोगे, वो आडंबर से आप जो फेम लोगे, क्षणभंगुर देंगे आपको, इल्यूजन क्रिएट करेंगे।
तो इस तरह से वो डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर की भूमिका भी वो निभाते हैं, आपको बचाते भी हैं। तो जब वो प्रिजर्वर करते हैं तो प्रिजर्वर में भी वो अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में है, मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, छठे भाव में है तो छठे भाव में वो आपको लीगल केस हो गया, ओके। आपको बचाने वाला राहु ही है, धज्जियां उड़ा देता है सामने वाले की जो अच्छा। कटघरे में खड़ा होता है, आप उस लीगल केस को विन करते हो ओके। डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि आपको राहु की पावर इतनी मिली हुई है कि वो आपको मुसीबतों में भी डालते हैं तो बचाते भी हैं। अच्छा, ये आया भी लीगल केस भी राहु की वजह से आएगा और आप बचेंगे भी राहु की वजह से। हीरोइक बनना है ना आपको, ओके। उसने बनाना है ना, बिकॉज राहु की टेंडेंसी ही डिफरेंट है। राहु के पर्सपेक्टिव को समझना ना बहुत जरूरी है। वाई राहु वॉज राहु, वाई केतु वॉज केतु, यही चीज हमको समझ नहीं आती है और हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं। जैसे ही पंडित लोग या जो भी हैं आप जिनके पास जाते हैं, वो जैसे ही राहु देखते हैं ना, आपके दिमाग में ना एक राहु का फोबिया क्रिएट हो राहु का जाता है। फोबिया, राइट, डर। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि राहु आया है तो मतलब इल्यूजन आएगा, भ्रम आएगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आप गलत कामों में फंस जाओगे। जब बस जनरल टर्म्स हैं कि, और एक लेमैन यही जानता है। पर आपने कभी राहु को ये नहीं देखा कि आज के टाइम में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ राहु ही दे सकते हैं। बट वो कहते हैं शॉर्ट टर्म ग्रोथ है फिर वो। ये बात भी कहीं हद तक सच है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने उस चीज को कितना एसिमिलेट किया है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। राहु की दी हुई फेम को अगर आपके सर पर चढ़ जाए तो वो गिराता भी है, लेकिन अगर आप उसे एसिमिलेट कर गए, तमन्ना जी, पैसा और शोहरत को संभालना भी एक आर्ट है। वेरी टफ, बहुत मुश्किल आर्ट है ये। हाँ, आपने कई एग्जाम्पल देखे होंगे, जनता ने देखे होंगे, जो आज भी हैं। मैं अभी रिसेंट एग्जाम्पल भी दे दूंगा और पास्ट के भी हैं। जैसे आपके रानू मंडल हो गई, ठीक है, आपके बाबा का ढाबा हो गया। क्या हुआ? वो राहु का फेम ही है। जितना भी सोशल मीडिया है, दिस इज गवर्न्ड बाय राहु। ओके, तो जो सोशल मीडिया से फेमस हो रहे हैं वो राहु की वजह से फेमस हो रहे हैं। रातों रात एक रील, आपकी एक वीडियो जिसमें आप एक अटपटा सा डांस कर रहे हो, राइट, लेकिन वो आपकी वायरल हो गई। तो व्हाट इज वायरस या वायरल इज व्हाट? कोविड में भी हम यही बोलते थे ना, राहु की वजह से वायरस आया। वायरस इज स्प्रेडिंग, वो स्प्रेड करता है। तो राहु का जो ऑरा है, राहु की जो एनर्जी है, इट इज स्प्रेडिंग एनर्जी, और वो एक वायरल फॉर्म में क्रिएट होती है। तो हमारे चार्ट में भी राहु की पोजीशन के हिसाब से हम अपनी लाइफ को भी वायरल फॉर्म में एक्सपैंड कर सकते हैं। चाहे वो आपको मनी लेनी है, चाहे वो आपको फेम लेना है, चाहे वो आपको ग्रोथ लेनी है, लेकिन राहु से आप ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। बट राहु के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं जिनको पूरा करना पड़ता है तब जाके। और अगर आपने उस फेम के साथ वो आपके सर पे चढ़ गया, सर पे, राहु तो सर पे ही है क्योंकि वो इल्यूजन है, आपके भ्रम क्रिएट करता है। फिर जब आपको हो जाता है ना, आई एम ब्रह्मास्मि, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, फिर वहीं खत्म होने के टाइम फिर वो कहता है कि हो गया तेरे भाई काम, मैंने जो करना था कर दिया, अब तू नीचे। फिर वो वहां से ही इतनी तेजी से नीचे फेंकते हैं। राहु का हमारे यहाँ पे एक बड़ी फेमस सेइंग हम एस्ट्रोलॉजी वर्ड में बोलते हैं कि राहु का दिया हुआ भी बड़ा तेज है और राहु का फेंका हुआ भी उठ नहीं पाता। अर्श से फर्श की जर्नी बड़ी तेजी से करवाता है। बिल्कुल। तो अगर आपका सक्सेसफुल होने के बाद अगर आपका फिर भी बुद्धि भ्रष्ट है या आप भ्रम में हो, तो इसका भी तो कारण राहु ही हो सकता है। सारी चीज़ों, देखो, अगर वो दे रहे हैं आपको उस चीज़ में आके, तो वो वहाँ पे आके हमें राहु का थोड़ा सा एक समझना पड़ेगा। राहु क्यों है? हर प्लैनेट का ना एक माइथोलॉजिकली एसोसिएशन है, उसकी एक स्टोरी है, राइट, और वो उसी स्टोरी के भाव के साथ ही हमारी लाइफ में जुड़ा हुआ है। राहु हमेशा से देवता बनना चाहते थे उनके अंदर, क्योंकि वो हाफ असुर है और हाफ देवता है। उनके अंदर आधा खून, अमृत उन्होंने ले लिया था। नहीं, क्योंकि वो उनके फादर देवता थे और माँ असुर थी, तो उनके अंदर हाफ ब्लड है। तो वो कहते थे कि नहीं, क्योंकि मेरा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। या आपने यहाँ यही राहु की जो क्वालिटी आपने देखी होगी लोगों के अंदर है, कैसे कई लोग बड़ा समझते हैं, यार मेरे अंदर ना पोटेंशियल बहुत है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उतना मिल नहीं रहा। ये अक्सर आके लोग हमें एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन में कहते हैं। तो राहु क्या है? राहु भी यही था कि मेरे अंदर देव बनने की कैपेसिटी है, आई एम देवता, मुझे आप वो पद दो, जबकि देवता उसे नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने किस चीज का सहारा लिया? धोखे का। रूप बदला, उधर आके बैठे, अमृत पान किया, लेकिन वहां पे भी डिस्कार्डेड कर दिए गए कि भाई तू अलाउड नहीं था, सर काट दिया। अब ऐसा बंदा जिसका सर भी कट गया, जिसको अमृत मिला लेकिन तो भी नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा? विनाश करने लायक ही हो जाएगा ना, गुस्सा आ जाएगा उसको। बट
क्योंकि उनके आधा पार्ट जो है वो देवता की लॉबी में गिरा था और सर कट के असुर में गिरा था। तो भगवान विष्णु ने वरदान दिया, और साथ ही साथ ये केतु क्योंकि वहाँ गिरे थे तो उनको एक डिफरेंट पोर्टफोलियो मिला। राहु क्योंकि सिर्फ सर का हिस्सा है, उनको एक डिफरेंट पोर्टफोलियो मिला। ओके। तो हमारी राहु की हमें जो बेसिक एसेंस है ना वो समझना पड़ेगा। हम सबके अंदर जो राहु है ना वो एक हमारी दबी हुई आकांक्षाएं हैं, वो इच्छाएं हैं जो हम करना चाहते हैं, जो हम कर नहीं पा रहे होते हैं, और हमको लगता है कि हमारे अंदर वो है, पोटेंशियल इमेंस है। और उसको पाने के लिए कईयों का रास्ता डिपेंडिंग अपॉन योर चार्ट कि राहु की प्लेसमेंट और राशि क्या है और उसके ऊपर कौन लोग देख रहे हैं, वो रास्ता डिफरेंट चूज करते हैं अपनी लाइफ में। अच्छा, तो मैं आपसे पोजीशनिंग की ही बात करूं तो कुंडली में कौन से प्लैनेट्स कौन से भाव में बैठा हुआ राहु अच्छा फल देता है? टेक्निकली राहु देखिए कोई भी भाव राहु का खराब नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इसको एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव और अपने आईने से देखता हूँ, जो मैंने 17 साल रिसर्च की है। अगर हम टेक्स्ट बुक स्टाइल में जाएं जो कि ज्योतिष किताबों में तो 3 6 10 11 यही बोलते हैं उपचय भाव में। बट अगर मेरे हिसाब से आप देखो तो किसी भी भाव में राहु खराब नहीं है, बस हमें ज़रूरत है कि हम उस एनर्जी को कैसे डिसिपेट करें आपको पॉजिटिव वे में राहु के, और उसको करने के बहुत से तरीके हैं। ओके, तो हम रेमेडीज पे बात कर रहे हैं। रेमेडीज के साथ साथ हमें कॉन्सेप्ट जो मैंने डिवाइस किया था क्वांटम एस्ट्रोलॉजी, उसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि राहु की मुख्य एनर्जी की धारा को कैसे मोड़ा जा सकता है। टेक्स्ट बुक स्टाइल में 3 6 10 11 तो लिखा हुआ है ज्योतिष किताबों में कि यहाँ पर क्या यहाँ पर राहु खराब नहीं देते, यहाँ पे भी खराब रिजल्ट देते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनके दशम भाव में राहु बैठे हैं लेकिन वो स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, ठीक है, अब उसकी एनर्जी उस घर में उस राशि में कैसे हो रही है वो डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल 10th हाउस 10वें भाव का राहु ले लें, अगर 10वें भाव में राहु है तो आप ऐसे इंसान को पाएंगे, प्रोफेशन का घर है, वो अपने प्रोफेशन में चाहे एक्सेल भी हो रहा हो लेकिन रोज डरता है। ऐसा डर, उसके अंदर डर होता है, भय होता है कि मेरी जॉब आज गई। जॉब में होगा तो यही सोचता रहेगा मेरी जॉब आज गई, मेरे साथ आज ये हो जाएगा। वो इमेजिनेशन के साथ, क्योंकि इमेजिनेशन वो डर के साथ जीता रहता है और आगे ग्रो नहीं कर पाता है। 10th हाउस का राहु डर भी देता है आपको। बिल्कुल, और यही 10th हाउस का राहु बिजनेसमैन के पास होगा तो उसको एक डिफरेंट रिस्पेक्ट देगा, और यही 10th हाउस का राहु आपको बड़ा पॉलिटिशियन भी बनाता है। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, मैक्सिमम पॉलिटिशियंस का जो गवर्निंग वो है वो राहु के द्वारा ही है, क्योंकि राहु ही उनके अंदर साम दाम दंड भेद सब दे रहा है, हर क्वालिटी दे रहा है ना। आप पॉलिटिशियन में देखिए, वो आपको ट्विस्ट भी कर लेते हैं, वो मैनिपुलेट भी करना जानते हैं, वो बोलना भी जानते हैं, और आपको टू बी अ पॉलिटिशियन, खैर हाँ, वो आपको इन्फ्लुएंस करना जानते हैं कि कैसे करना है। तो राहु इज वेरी पावरफुल प्लैनेट, इस कलयुग का राजा राहु ही है। और अगर आपको तरक्की लेनी है, अगर आप हाइट्स तक जाना चाहते हैं तो राहु के बिना आप नहीं पहुंच सकते उस ऊंचाई पे। सेकंड नंबर पे भी मेरे लिए केतु हैं और फिर शनि है। शनि का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, स्लो एंड वेरी हार्ड। आप अभी स्टेबल भी तो कहते हैं, स्टेबल सबसे स्टेबल अगर आपको लॉन्ग टर्म चाहिए और स्टेबल चाहिए तो शनि। और उसके एग्जांपल हम आप अभी देख लीजिए, कुंभ के मेले में चल रहे हैं, मैं आपको तीनों का एग्जांपल दे देता हूँ। राहु की एनर्जी अगर आप राहु की एनर्जी देखें तो हमारे इर्द गिर्द जो है, अगर कितने ऐसे हैं जो वायरल हुए हैं लेटेस्ट, आप डॉली चाय वाला को देख लीजिए, जरूरत से ज्यादा फेम और बड़ा तुरंत फेम। और केतु का दिया हुआ, क्योंकि वो धर्म के साथ एक सत्व के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर आप देखेंगे अभी जो आडंबर क्रिएट हो रहा है वो IIT बाबा, और ऐसे कितने लोग हैं जो कुंभ में फेमस हो रहे हैं। कुंभ क्योंकि क्या है, संतों का एक नगर बसा हुआ है, जमावड़ा है। वहां पे जो संत अभी पॉपुलर हो रहे हैं जो कि एक्चुअल में संत नहीं है, लेकिन एक आडंबर और एक इन्फ्लुएंस, क्योंकि अगर आप उनकी कुंडली देखेंगे तो मे बी ये 100% पॉसिबल है कि इस समय जो एनर्जी डिसिपेट हो रही होगी राहु और केतु की, वो बड़े पॉजिटिव हो रही होगी, ट्रांजिट्स भी होने वाले हैं, तो इससे उनको एकदम से क्षणिक जो मिल रहा है, पॉपुलैरिटी मिल रही है, सब पहुंच रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे, मैं आपके साथ गारंटेड भी बोल रहा हूँ, कुंभ खत्म सब खत्म, फिर नहीं दिखेंगे। अभी तो आई थिंक खत्म हो भी गए थोड़ा बहुत, तो मतलब अब फेड अप हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आप उस फेम को संभाल नहीं पा रहे हो ना
तो वो क्षणभंगुर रहेगा। जो केतु की आप कह रहे हैं क्वालिटी यही है कि वो, हम लोग जानते हैं कि वो मोक्ष देते हैं, बट आप कह रहे हैं कि वो आडंबर भी देते हैं। अगर आपका रूप और स्वरूप दोनों बदल कर आडंबर भी क्रिएट करने का इन्हीं प्लैनेट्स का है। एक ज्योतिष में एक कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा बोला जाता है कि शनि देव जो है वो न्याय के कारक है। हम यही जानते हैं सब। शनि देव जो न्याय करते हैं वो राहु केतु की कलयुग में गवाही पे करते हैं एक्चुअली में। ये उनके टेस्टिमोनियल्स हैं, पूछा जाता है इनसे। देखिए मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप एक ऐसी पोजीशन पे बैठे हैं, गवर्नमेंट पोजीशन पे बैठे हैं या ऐसी पोजीशन पे बैठे हैं जहाँ पे आपका एक सिग्नेचर बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन उसी पोजीशन पे आपको ब्राइब ऑफर की जा रही है। अब ये ब्राइब जो ऑफर की जा रही है, अब आपके पास सामने एक ऐसे प्लेट में सज के ब्राइब आ गई। अब आप इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये फ्री विल भगवान ने आप पे छोड़ दी। दिस इज कॉल्ड एज फ्री विल। ओके। तो शनि भगवान ने न्याय करना है, तो उन्होंने कहा कि भैया अब मैं तो न्यायाधीश हूँ, लेकिन पहले तू इसको टेस्ट कर। अच्छा। इसकी सैंक्टिटी को टेस्ट कर कि ही इज कैपेबल और नॉट। तो राहु केतु वो क्या है, एक आडंबर क्रिएट करते हैं। तो वो आपके सामने ब्राइब आई, आपने लेना स्टार्ट कर दिया, तो दे रजिस्टर्ड इट कि यस इस बंदे ने कर दिया। शूट अप करेंगे, आपको सब कुछ आएगा, लेकिन वहाँ ले जाने के बाद जब आपका वो मैच हो जाएगी एनर्जी उस ट्रांजिट्स के साथ, तो सैटर्न वहीं पर आपको फिर डाउन करना स्टार्ट कर देगा। फिर आपका वो पतन स्टार्ट हो जाएगा। जब आपके पास पैसा आया, पैसे के साथ क्या होता है, असुर क्या करते थे, हमारी माइथोलॉजी में जितने भी असुर थे वो क्या करते थे, इन्हीं भगवान शिव की ही आराधना करते थे, इन्हीं से ही तपस्या करके वरदान लेते थे और इन्हीं को मारने टॉर्चर करते थे बाद में, इन्हीं को। तो वो असुर आज भी हम सब में जिंदा है। हम पावर लेते हैं, विद पावर कम्स ईगो। उनके पास जब वरदान की ताकत आ जाती थी तो क्या आ जाता था, ईगो आ जाती थी। और उसी तरीके से यहाँ पर भी अभी वही चल रहा है, कुछ बदला नहीं है। आज भी शिव भी हैं तो सत्व भी है, तो असुर भी हैं तो सब कुछ है। हमारे अंदर अगर पैसा आता है तो पावर आती है, तो हम उस पावर के साथ ईगो आती है तो वही हमारा नाश कर देती है। जब हम इंसान को इंसान समझते नहीं है, जब हम अपने मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड देयर वेयर ऑल दीज थिंग्स कम। जब हम कहते हैं हमारी 7:30 स्टार्ट हो गई, उससे भी लोग डर जाते हैं। अरे भाई क्यों डर रहे हो, 7:30 से प्रधानमंत्री भी बने हैं। नरेंद्र मोदी जी 7:30 में चीफ मिनिस्टर बने थे, इंदिरा गांधी बनी थी। ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी 7:30 में हाइट्स पे छुए हैं। बट ये 7:30 तो फिर आपके कर्मा, तो पास्ट लाइफ कर्मा पे डिपेंडेंट हुई, इसी कर्म पे, इसी जन्म के कर्मा पे। तो देखिए ऐसा है ना कि 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। एक तो आप जो प्रारब्ध लेके आए हो, जिससे आपका ये जेनेटिक मेकअप तैयार हुआ है, जो आपकी कुंडली तैयार हुई है, साथ ही साथ जो आप इस बार जो गुड डीड्स कर रहे हो वो भी तो मायने रखती हैं। बट क्योंकि आपकी सैटर्न की एक पोजीशन है और क्योंकि आप जिस लग्न में और जिस भाव में आए हो, तो शनि जब आपकी 7:30 में आएंगे तो वो आपको अच्छा रिजल्ट भी दे सकते हैं, बुरा रिजल्ट भी दे सकते हैं। वो टोटल डिपेंड करता है कि आपका वो मेकअप क्या है। सेकंड ढैया मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की खराब ही जाती है। 95% लोगों की सेकंड ढैया खराब जाती है। सेकंड ढैया मतलब दूसरा फेज ऑफ दी। अच्छा, मैं आपको 7:30 का दूसरा फेज, इसको आप थोड़े से इस वे में एक्सप्लेन करो, समझिए कि 7:30 का मतलब क्या है। 7:30 का मतलब है शनि जब चंद्रमा से दाएं और बाएं दोनों घरों से, तीनों घरों से ट्रैवल करते हैं। मतलब मून यहाँ पे हमारी पोजीशन में है, जब शनि इसके इस तरफ राशि में आते हैं और फिर इस दूसरी राशि में ट्रैवल करते हैं, इसको 2.5 ईयर्स का ढैया बोलते हैं। ओके, लेकिन ये एक्चुअली में 2.5 नहीं होता, क्योंकि रेट्रो हो जाते हैं, बीच में बढ़ जाता है, बहुत 3 साल भी चलती है लोगों की, 3.5 साल चलती है। बट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, मून है कर्क राशि नेचुरली, और चंद्रमा से इधर हुई नंबर 6, 4, 5 और 6, ठीक है, 3, 4, 5, 3 नंबर राशि, 4 नंबर राशि, 5 नंबर राशि। भगवान विष्णु की जो कालपुरुष कुंडली है उसी पे ये संसार चल रहा है। तो जब 7:30 डिजाइन हुई तो कैसे डिजाइन हुई, कर्क को बीच में रखा गया, इधर रखा गया नंबर 3, इधर रखा गया नंबर 5। अब आप इसको कॉन्सेप्ट को समझिए, कैसे आपके ऊपर शनि इम्पैक्ट करते हैं। जब शनि पहली ढैया में आते हैं तो वो टेक्निकली आपके जेमिनाई, आपके बुध के ऊपर हावी होते हैं, आपकी बुद्धि के ऊपर।
एग्जैक्टली ओके, देखिए आप खुद ही समझ रहे हैं राइट। और लोगों को भी ऐसे ही समझना है। क्या होता है पहली ढैया में, आपका सबसे दिमाग। पहले आपकी बुद्धि खराब होती है। जब आप गलत गलत डिसीजन लेने लगते हो, कम्युनिकेशन खराब करते हो, तो आप अपना फैला फैलाया बिजनेस को डिस्ट्रॉय करने लगते हो। 2.5 साल राइट, राइट। उस 2.5 साल में आप अपने लिए, खुद के लिए प्रॉब्लम आप क्रिएट एक करते हो। प्लेटफॉर्म तैयार करते हो अपनी डिस्ट्रक्शन का। अगर आपके शनि खराब हैं तो मैं हम उसकी बात कर रहे हैं कि ढैया पहली कैसे खराब होती है, क्योंकि टेक्निकली वो आपके बुध के ऊपर से ही जा रहे हैं। विष्णु भगवान की बुद्धि वाली जो कि 3 नंबर जेमिनी राशि है, वहां से ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब वो सेकंड पे आते हैं तो वो आपके चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे होते हैं, द हाईली Emotional। फेज, जिसमें खराब क्यों होता है, क्योंकि जब वो आपके मन के कारक के ऊपर से गुजर रहे होते हैं। जब आपकी बुद्धि विनाश हो गई, आपका प्लेटफॉर्म, आपका मन विचलित हो गया, अब आप क्या करोगे? चंद्रमा मन का भी कारक है और चंद्रमा लिक्विडिटी है, कैश लिक्विडिटी है। ओके। आपके पास जो रेडी कैश है ना, वो है। फिर लोग ऐसे में क्या होता है, मन, पहले बुद्धि डिस्ट्रक्ट हुई, फिर उसके बाद मनी। अब आप ऑलमोस्ट 5 साल गुजार चुके हो, जब आप अपना पतन भी कर चुके हो, पैसे का भी नाश कर चुके हो। अब इंसान को समझ में आता है, जब शनि उतर रहे होते हैं चंद्रमा के ऊपर से, तो वो उसको बोध करवाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि भाई अब तूने इतना डिस्ट्रक्शन कर लिया। तो आप देखते हो ऐसे लोग क्या होता है, जब अपना पूरा डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, कर चुके होते हैं, फिर वो बैठ के ये बात कर रहे होते हैं, यार मैंने बहुत गलतियां कर ली, अब मुझे समझ में आई है कि करना कैसे है। तो आप देखेंगे उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट आ रहा होता है जब सेकंड ढैया उतर रही होती है। और थर्ड ढैया क्या है? नंबर 5, सूर्य, आत्मा। ये जो 2.5 साल होते हैं, इसमें इंसान की क्या जर्नी स्टार्ट होती है? ट्रांसफॉर्मेटिव। जब वो 180 डिग्री उसके आत्मा के ऊपर से, सूर्य के ऊपर से गुजरता है, तो वो नए नए कनेक्शन बनाता है, नए नए लोगों से मिलता है, नए नए अपनी अपॉर्चुनिटी पे वर्क करना, स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है अपने आप को। रीस्टार्ट। मूवी आई थी ना उसकी, उसमें बोलता है फेल हो गए तो रीस्टार्ट। तो वो रीस्टार्ट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। फिर उसके बाद जब उसकी 7.5 खत्म हो जाती है, तो बुद्धि, मन और सोल पे से जब शनि प्यूरिफाई कर देते हैं, फिर उसकी जर्नी, वो एक नया बंदा इवॉल्व होता है। और उसके बाद भी तमन्ना जी कहते हैं ना, कई ढीठ होते हैं क्योंकि अब शनि निकल गए, उनको लगता है अब सब कुछ सही हो गया, वापस से वही अब काम वो शुरू कर फिर देते से हैं। अगर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो सैटर्न के पास फिर पावर है। पहले पूर्व माइथोलॉजी में हुआ था कि भगवान कहते थे यार 7.5 में ही शनि कर देंगे, उसके बाद तो, क्योंकि शनि ने दोबारा 30 साल बाद आना है, तो अब तो लाइफ, फिर वो ढैया बीच में आ जाती है शायद। फिर उसके बाद भगवान ने नया प्रोविजन दिया, फिर वो कंटक और चतुर्थ शनि दे दिया। अब वो अगर फिर गड़बड़ करेगा तो वो कहेंगे मैं फिर लौट के आऊंगा, और लेकिन इस बार तुझे ज्यादा जोर से मारूंगा क्योंकि तूने मेरी पिछली सीख को नहीं समझा था, फिर तू उन्हीं कर्मों में आ गया। तो जिनकी भी 7.5 खत्म हो गई है, तो आपको करना क्या चाहिए कि आपको अपना ना एक रेट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। आपको हर ढैया में नोट डाउन करना चाहिए कि मेरे साथ क्या चीज गलत हुई, मैंने क्या गलत किया। और अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इसे कॉन्सेप्ट समझाया है, अगर हमारी जनता सुन रही है, उन्हें लग रहा है कि जैसे अभी ट्रांजिशन होने वाला है, इस साल ट्रांजिट, सैटर्न का ट्रांजिट होने वाला है, तो वो क्या, अगर वो खुद समझ जाएं कि ये चीज़ें हो सकती हैं, सीरियस लें, तो शायद वो उस चीज़ से बच भी जाए। अब अपनी बुद्धि पे काम करें, अपने आप पे काम करें। हाँ, अब इसी मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो पाइसिस पे आ रही है, तो पाइसिस पे जैसे ही आएंगे तो मेष राशि की 7.5 स्टार्ट हो रही है। अब मेष राशि वालों को समझ जाना चाहिए, अगर मेरी बात समझ रहे हैं, दे हैव टू स्टार्ट केयरफुल अबाउट देयर ओन डिसीजंस, प्रिपेयरिंग देमसेल्फ, कि अब हमारी ऊपर 7.5 स्टार्ट हुई है, तो शनि का मैसेज है। अब बुद्धि, मैंने आपको बोला था ना, हालांकि ये बुद्धि है, लेकिन अब उनकी पाइसिस राशि से गुजरेगी। पाइसिस क्या है? अथाह समुद्र। और इस साल पाइसिस पे 6 प्लैनेट्स आएंगे। ये भी आ रहा है, कुछ लोग डरा भी रहे हैं कि एक ही प्लैनेट, और ये फियर फैक्टर नहीं क्रिएट करना होता, हमें उन प्लैनेट्स की बात को समझना है। शनि की सर 7.5, जैसे आप कह रहे हैं कि अब ढैया और 7.5 बहुत डेंजरस हो सकती है, लेकिन अगर इंसान अपनी बुद्धि पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर देगा ना, तो मैनेजेबल हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। तो शनि अगर कुछ देंगे तो वो भी स्टेबल होगा। प्लस आपके चार्ट के हिसाब से हम ऐसी सर्टन स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस कर सकते हैं, उस एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, रत्नगर्भ विद्या से उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं, अष्टगर्भ विद्या से उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं, जिससे आपको शनि की उतनी ऊर्जा जो आपके लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकती है,
उसको हम कंट्रोल कंट्रोल कर कर सकते हैं। सकते हैं। और साथ में आपको, अब जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, तो आपको ध्यान रखना है कि शनि अब मेरे पाइसेस के ऊपर से गुजर रहे हैं। पाइसेस जिस भी जगह आपके है आपकी कुंडली में, सपोज वो आप पाइसेस लग्न में हो, ठीक है, तो आपके शनि पाइसेस लग्न में आएंगे तो बॉडी, ओके, आप बॉडी का मतलब ये नहीं है कि मुझे एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देना है, आप एज अ होल अपनी पर्सनालिटी को किस तरह से, शनि कह रहे हैं कि अपनी पर्सनालिटी को आप किस तरह से ग्रूम और इम्प्रूव करो, अपनी लाइफस्टाइल को संभालो। अगर वो छठे घर में है पाइसेस और आपका 7वें घर में मून है, तो वो आपको बताएंगे कि अपने रिश्तों की परिभाषा को समझो, कर्ज बेफालतू का स्पेंडिंग मत करो। छठा घर कर्ज का भी है, रोग का है, रिपु का है, ऋण का है, तो वो वहां पे आपको अपने रिजल्ट्स देंगे। तो वो कह रहे हैं संभल जाओ, फालतू खर्चे मत करो, अभी से ही समझ जाओ, अभी टाइम है, 2 हाँ, महीने पड़े हैं हवा एटलीस्ट में अभी। मत उड़ो, ठीक है। तो लेकिन अगर आप फिर भी उसी विशियस सर्कल में रहोगे कि नहीं हम तो इनविंसिबल हैं, हमें तो कोई टच नहीं कर सकता, मेरे पास तो 4 करोड़ पड़ा है बैंक बैलेंस में, मैं तो इसे जैसे मर्जी करूंगा, वो यूं धुआं Then कर you देंगे, don't know the power of शनि। यूं धुआं कर देंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हुआ क्या। राइट। So this is how it should be evaluated. और शनि इज वेरी पावरफुल, मतलब मुझे ना बड़े इंप्रेसिव से ग्रह लगते हैं कि मतलब हम लोग उनके डरते हैं, बट जब बात करो ना तो समझ आता है कि वो डरा तो रहे ही नहीं है, वो तो बस कह रहे हैं कि सही से चलो। डराना काम नहीं है उनका। हाँ। देखो वो शनि जो है वो, उनको जो पोर्टफोलियो मिला हुआ है वो है जस्टिस का। जस्टिस में फेयर भी होती है और अनफेयर भी होती है, लेकिन डराना काम नहीं है उनका। उनका काम है भाई तूने जो कर दिया ना, वो फुल छूट देते हैं। आपने हर्षद मेहता की मूवी देखी होगी सबने, हर्षद मेहता के 2nd हाउस में शनि था, धन के स्थान में। अब सैटर्न वहां बैठ गए हैं, तो सैटर्न वहां कह रहे हैं भाई कमा, लेकिन ऐसा भी पागल मत हो जा कि तू अनफेयर मीन्स के साथ इसको शुरू कर दे। तो उसने क्या किया, सैटर्न ने मैं उसको पैसा दिया। उस समय पे इतने 1000 करोड़ कोई सोच भी नहीं सकता था, जिस समय की एरा की बात कर रहे हैं हम, 80s की, बट ही डिड इट, क्योंकि वो शनि ने उसको दिमाग भी दिया, बुद्धि भी दी और धन को कमाने की ताकत भी दी। बट एज आई सेड, उसने उसका मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया, एंड ही स्टार्टेड इन बिकमिंग इनविंसिबल कि मुझे तो कोई टच नहीं कर सकता, मेरे पास तो इतना पैसा है, मैं तो किसी को भी मैनिपुलेट कर लूंगा। फिर जब शनि ने डिस्ट्रक्शन दी तो वो ऐसी दी कि अब संभलना नहीं हो पाया। फिर तो शनि देव इज वेरी पावरफुल, ठीक है ना, वेरी पावरफुल, ही कैन गिव इमेंस वेल्थ, और वो स्टेबल वेल्थ। तो सर हम शनि की बात कर रहे हैं कि शनि स्टेबल होते हैं। अगर आपके पास शनि शुभ है, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कौन से भाव में शनि शुभ होते हैं, कौन से ग्रहों के साथ अगर वो हैं तो शुभ परिणाम देंगे? शनि की जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में इतने सालों देखा है कि कई लोगों को ये भ्रम है कि हमारा शनि उच्च का है तो द बेस्ट है, ओके, तुला राशि में, ओके, जबकि ऐसा नहीं है। शनि का जो मेन स्वभाव है, शनि जहाँ भी बैठते हैं तो वहाँ पे स्लो कर देते हैं काम को। आपको चीज़ें मिलेंगी बट उनकी चाल स्लो है, तो वो उस चीज़ों भाव को स्लो कर देते हैं। ऊपर से वो उच्च राशि में हो गए, मतलब और पावरफुल हो गए। जब वो और पावरफुल हो गए तो वो क्या करेंगे, बिल्कुल स्लो कर देंगे। अगर वो सप्तम भाव में आपके तुला राशि में बैठ गए, आपकी शादी 35वें साल में करवाते हैं वो। अच्छा। और यही शनि अगर आपके वक्री हो गए तो वो क्या होता है, अपने नेचुरल स्वभाव से क्या हो जाता है, हट गए। वक्र मतलब क्या, उल्टा। तो वो उल्टा चल रहे हैं, उनकी आप मैरिजेस देखना जल्दी हो जाती है। अच्छा, वक्री शनि में जल्दी मैरिज होती है? 7th भाव की बात कर रहा हूँ मैं एक एग्जांपल के तौर पे। तो दोनों के केस में अगर जिनके पास भी वक्री शनि है तो ये समझ लो कि आप ब्लेस्ड हो, क्योंकि आप शनि की क्वालिटी क्या हो गई, डाउन हो गई। अगर आपके शनि डिग्री में कम है, ताकतवर कम है, तो समझ लीजिए शनि के कुछ प्रभाव आपके जिंदगी में कम हो गए। मीन्स बाय गॉड आपको नेचर ने, प्रकृति ने आपको शनि के प्रभावों से बचा लिया। और यही चीज़ मैंने लोगों की जिनकी कुंडली में उच्च के शनि बैठे हुए हैं, तुला राशि के, वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्लोनेस बहुत स्ट्रांग हो गई है उनको। लाइफ में मेहनत, जिसे कहते हैं चप्पल घिसना, वो ज़्यादा हो गया। ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी एक तो है ही हार्डवर्क का प्लैनेट, ऊपर से उच्च में तो बिल्कुल ही पावरफुल। उनकी नेचुरल टेंडेंसी स्लो है, नेचुरल टेंडेंसी मेहनत कराने की, और अगर आप उसको और ताकत दे दोगे या वो और ताकतवर हो गए तो वो आपसे काम ही कराते रह जाएंगे, डाउन ही कर देते हैं। और इसीलिए कहते हैं कलयुग में चीजें उल्टी हैं। क्यों? आप शॉर्ट एज में भी अगर आप तरक्की कर रहे हो, बिकॉज ऑफ दीज प्लैनेट्स प्लेसमेंट्स। वक्री ग्रह जितने भी हैं, हमें वक्री ग्रहों के ज्योतिष की किताबें डाल लो, मैक्सिमम कंफ्यूजन है ज्योतिषाचार्यों में। क्यों? बिकॉज उन्होंने वक्री के कॉन्सेप्ट को ही नहीं क्लियर हो रहा। वक्री ग्रह ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो आपको उल्टा
प्रभाव वो उल्टी चाल में है टेक्निकली। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं वक्री ग्रह सबसे पावरफुल होते हैं। अगर शनि ये वक्री मैंने है, एक्सपीरियंस किया है, मेरे खुद Okay. के चार्ट में 3 वक्री ग्रह हैं, मंगल भी वक्री है, शनि भी वक्री है, शुक्र भी वक्री है। ओके, तो और मतलब इसमें डरना नहीं चाहिए फिर वक्री है तो। डरना क्यों है, ये तो बल्कि ब्लेसिंग प्लेसमेंट्स हो गई। ब्लेसिंग है, ओके। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, ये मिथ्याएं हैं और ये जो डाउट्स है ना, वो हमको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर लगा तो हम आपको, मैं कितनी चीज़ों में मैं क्लियर कर सकता हूँ। मांगलिक दोष के पीछे बेचारे लोगों की शादियां टूट रही आगे है, टूट रही है, जबकि ऐसा right. नहीं है। ठीक है, तो ये वक्री ग्रहों का कॉन्सेप्ट एक बिल्कुल अलग लेवल का है। तो एक और शनि, अगर जैसे मैंने पूछा आपसे कौन से हाउस में सबसे अच्छा परिणाम 11th देते हैं? 11th हाउस में। मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है, एक तो 11th हाउस की प्लेसमेंट द गोल्डन प्लेसमेंट है, और उसमें भी अगर आपको वक्री शनि मिल गए तो वो आपको ऐसा कर देंगे कि आपको एफर्ट मिनिमम, अगर एफर्ट कम कंपैरेटिवली, और रिजल्ट ज़्यादा दे देंगे। और डिपेंड एक ये भी करता है कि राशि क्या है। अगर वो नीच राशि में हो गए तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है ना, वो नेगेटिव प्रभाव में आ गई। ओके, डिपेंड करता है, राशि का बहुत बड़ा खेल है, नक्षत्र का बहुत खेल है, बट प्लेसमेंट ऑफ द 11th हाउस इज वेरी गुड। माइथोलॉजी से भी अटैच होती है। रावण ने 11वें घर में ही सारे ग्रहों को बांधा था, क्योंकि 11वां ग्रह ही घर ही ऐसा ग्रह है जिसमें ना कोई उच्च का होता है ना नीच का होता है, उपचय भाव है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। 3, 6, 10, 11 जो हमारा ये कॉम्बिनेशन है, इसमें 11th इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके। तो हम अगर जैसे अभी जनरली क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि शुक्र को धन का कारक माना जाता है, कि शुक्र है लग्जरी फेम। तो क्या शनि के साथ शुक्र भी, मतलब शुक्र इकलौते ऐसे ग्रह हैं जो पैसा देंगे, कि शनि या राहु या केतु के साथ भी ये सब चीज़ें बैठती हैं? बहुत आपका अच्छा सवाल है। शुक्र को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। ओके, इस कलयुग के की प्लैनेट जो मैंने बताए 3 है, लेकिन उनको, उनसे जो ड्राइविंग फोर्स है वो शुक्र ही है। ओके, ठीक है, क्योंकि शुक्र, अगर आप लाल किताब वाले से किसी से बात करेंगे तो लाल किताब वाले कहते हैं शुक्र और शनि का जो कॉम्बिनेशन है उसे लैला मजनू कहते हैं वो लोग। दिस इज द हाईएस्ट राजयोगा ऑफ जेमिनी। ओके, शुक्र एंड शनि, ये दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, जिनकी कुंडली में भी सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन है, और जब उनकी दशा आ जाती है आप देखेंगे इमेंस ग्रोथ हो जाता है। ओके, पथरी भी देता है, किडनी स्टोन। अच्छा, जी, ओके, सैटर्न, क्योंकि सैटर्न क्या है, पत्थर है, और शुक्र क्या है, वो आपके गुर्दों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखेंगे मैक्सिमम लोगों की सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन बड़ा प्रोमिनेंट है और स्ट्रॉन्ग है, तो उनके जितने भी हैं किडनी स्टोन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं अगर बैड फॉर्म में बैठा है। ओके, शुक्र का कार्य है भोग। शनि से, राहु से जो पैसा मिलता है, शुक्र उस भोग को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप क्लब्स में जाते हैं, जब आप उस मनी को, एक ब्यूटीफुल कार, आप मर्सिडीज ले रहे हैं या अपर कार ले रहे हैं या कोई भी आज के टाइम में ले रहे हैं, तो शुक्र वो रिप्रेजेंट करता है। जब आप एक बड़े घर में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, आपका इंटीरियर बड़ा ज़बरदस्त है, आप कपड़े ब्रांडेड पहनने लग गए हैं, तो इस कलयुग में लग्जरी और भोग का पोर्टफोलियो वीनस के पास है। और जिसका वीनस एग्जॉल्टेड है, अच्छा है, वो अपने पैरों से पहचान लें। पैरों से भी पहचान हो सकती है वीनस की? अगर आपके चरण बड़े कोमल हैं और पैरों में दरारें नहीं हैं, वीनस एग्जॉल्टेड की पहचान होती है। अनअफ्लिक्टेड वीनस जो एग्जॉल्टेड है वो आपके पैरों से रिप्रेजेंट करता है। पेडिक्योर जरूर करवाया करिए। ओके, मेल्स को भी कराना चाहिए, क्योंकि Okay. उससे आपका वीनस Enhance एक्टिवेट होता हो है, जाएगा। activate क्योंकि वीनस को माँ लक्ष्मी से जोड़ा गया है। माँ लक्ष्मी कहाँ है? विष्णु अभी भगवान के चरणों चरणों में में। बैठी हुई है। काल पुरुष की कुंडली, मैंने कहा पूरी विष्णु भगवान जो हमारी कुंडली है उनके एक एक अंग से है, तो उनका जो चरण का पार्ट है वो पाइसेस राशि है, ओके, और वहां पे लक्ष्मी माता दबा रही हैं, तो वहां पे शुक्र क्या हो जाता है? एग्जॉल्टेड हो जाता है, उच्च का हो जाता है मीन राशि में। तो इसलिए लक्ष्मी माता सबसे ज्यादा प्रसन्न है चरणों में विष्णु भगवान के। ओके। तो ये बड़ा कंटेंट, ये कॉन्सेप्ट है, ये मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ जुड़ा है। हुआ है आपके, अगर आपका वीनस एग्जॉल्टेड है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको इसे एक्टिवेट करना है, मनी चाहिए, कभी भी सस्ते जूते मत पहनिए, लोकल चप्पलें मत पहनिए, वियर ब्रांडेड थिंग। इससे आपका शुक्र एग्जॉल्टेड शुक्र जो है वो बेहतर रिजल्ट देके एक्टिवेट हो जाता है। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ एक्टिवेशन।
तो एक्टिवेशन, ओके। तो ये अगर आप मतलब अगर आप अभी आई थिंक मुझे बता देना चाहिए जनता को कि अगर वो कहीं से भी कोई लोकल टाइप के शूज़ पहन रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लेना चाहिए अपने शूज़ के ऊपर, क्योंकि हो सकता है ये उनके शुक्र को प्रभाव को तेज़ कर दे। आप जब भी मैंने कहा रेमेडीज़ की अगर हम बात करेंगे ना, रेमेडी काम करती है नहीं करती है, तो रेमेडी सबसे ज़्यादा हाँ और ना, ये रेमेडी के काम करने का दारोमदार ये है कि हम उसको डिज़ाइन कैसे कर रहे हैं। काल पुरुष इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। तो वीनस जो है नेचुरली चरणों में जाके जब एग्जॉल्टेड होता है, तो आप अपने चरणों का ध्यान क्यों नहीं रख रहे हैं? अगर आपके पैर खराब है, आप वो कर रहे हैं, तो आपका वीनस खराब है। वीनस सेकंड राशि, 2 राशियां वीनस को मिली हैं, कौन सी? एक मुख की राशि टॉरस जिसे कहते हैं वृषभ, और एक चरणों की राशि स्पाइसेस। अगर आपके डेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ओके। आप देख लीजिए, अगर आपके डेंटल प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपके आरसीटी डॉक्टर ने कहा आप नहीं करवा रहे, टेम्परेरी फिलिंग करा रहे हो, पैसा नहीं जुड़ेगा। अच्छा, फैक्ट है। ये तो बहुत लोग बचते हैं आरसीटी से तो, हाँ, क्योंकि पैसा नहीं दर्द होता है क्या? पैसा नहीं बचेगा क्योंकि आपने अपने मुख का एरिया खराब कर लिया। ओके। और यहीं से जो हमारा ये पूरा एरिया है कालपुरुष की कुंडली में, वो मुख से एक्टिवेशन थ्योरी से हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो हम जब कलयुग के की प्लैनेट्स की आपके जो आपके अनुसार जो कलयुग के की प्लैनेट्स में फिर हम 4 मान लेते हैं ना, कि अगर हम शनि, शुक्र और राहु और केतु, अगर ये चारों इन्होंने देना है, और वीनस आपका वो ड्राइविंग फोर्स है जो इनको और ग्लो देती है। तो हमने केतु पे थोड़ी कम बात करी, सब मुझे लगता है लोग नाराज हो सकते हैं कि केतु को बहुत साइड करा गया है। अभी तो थोड़ा केतु पे मैं बात करना चाहूंगी कि अगर हम उसे बोलते हैं कि, क्योंकि मुझे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है वो, हमने वही छोड़ दिया था, बट मुझे लगता है कंटिन्यू करना चाहिए। अगर वो मोक्ष का कारक है तो वो आडंबर कैसे करवा सकता है? क्योंकि आपके कहते हैं ना आपकी कुंडली में केतु आपका पास्ट लाइफ भी बता सकता है, आपको मोक्ष भी दिलवा सकता है, और जिस भाव में बैठेगा वहाँ से डिटैच भी कर सकता है। तो ये उसके बावजूद आप एक आडंबर में कैसे फंस सकते हैं? बिल्कुल फंस सकते हैं। केतु की प्लेसमेंट के ऊपर है ये, ठीक है। अगर आपका केतु जो है प्लेस्ड ऐसी जगहों पे है कुंडली में जहाँ पर उनको, देखो केतु को भी देना है, देने के लिए सारे प्लेनेट आए हैं, हर किसी का एक रोल है, टास्क डिफाइंड है, उन्हें एक पोर्टफोलियो असाइंड है, तो केतु के पास भी है। अब जिस घर में केतु बैठेंगे वहाँ की एनर्जी भी लेंगे, उस प्लैनेट जिस राशि में बैठे हैं उसकी भी लेंगे। तो अगर वो वीनस की राशि में बैठ गए, धन की राशि में, नॉर्मली लोग उसे खराब बोल देते हैं, यार तेरा केतु सेकंड हाउस में बैठा है तो तेरा पैसा खराब, तेरे को पैसे से डिटैच कर देगा। हाउ कैन यू बी डिटैच फ्रॉम मनी इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड? अनटिल एंड अनलेस आप एक प्योर योगी या सेंट। अब जो कुंभ में बैठे हुए नागा साधु हैं, जो कुफा कंदराओं में जाके बैठे हैं, वो ही हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ दी केतु। हम लोग नहीं हैं। वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द केतु है जिन्होंने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ दिया है, नग्न है, भस्म लगाए हुए हैं, गुफा कंदराओं में बैठ के, ना उनके पास मोबाइल है ना कुछ है, बस कैलकुलेशन जब पता लगती है तो वो कुंभ में कहीं से आ जाता है, कोई इन्विटेशन नहीं जाता उनको। लेकिन वही केतु जब सेकंड हाउस में टॉरस राशि में बैठा है, तो उस केतु की जिम्मेदारी होती है, धन भाव में बैठा है तो उसकी दशा आई है, 7 साल की केतु की दशा होती है, तो उसने आपको मनी भी देनी है। अब वो देगा कैसे? ही हैज टू क्रिएट दैट आर्टिफिशियल आडंबर टू यू। अब आपको वो करना पड़ेगा। अब अगर आप कहते हो कि मेरी केतु आगे, केतु ने मुझे बर्बाद ही करना है, तो वो केतु बर्बाद नहीं करते, उन्होंने, उनके पास अब पोर्टफोलियो मनी देने का है, अब उनकी सरकार जो है वो मनी देने की है। तो हाउ विल डू इट? वो आपके सेकंड भाव से उस राशि को पकड़ेंगे। अगर वो कम्युनिकेशन की राशि है, सेकंड भाव में जेमिनाई है, तो आप क्या करोगे? वोकल हो जाओगे, जैसे अभी हम पॉडकास्ट में बैठे हैं। ओके, ही विल ट्राई टू क्रिएट दैट आर्टिफिशियल आडंबर भी क्रिएट करेंगे, आर्टिफिशियल स्टोरी बिल्डअप भी करेंगे फॉर दैट हाइप। अगर वो कर्क राशि में आके बैठ जाएंगे तो वो डिफरेंट टाइप से बिहेव करेंगे। जलीय राशि में तो इमोशनल वे में आप हीलर्स हो सकते हैं। आप तो खुद ही जवाब दे रहे हो जब मेरे एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है, राइट, बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग द की एसेंस ऑफ द प्लैनेट। अब अगर यही केतु 12वीं राशि में आ गए सेकंड हाउस में, तो क्या करेंगे? क्योंकि 12वीं राशि नेचुरली क्या है? 12th हाउस इज द हाउस ऑफ गिविंग। ओके, तो यहाँ पे वो बंदा जिसके पास पैसा होगा भी, तो वो उस स्टेज में जब केतु आएगा ना, तो उसे छोड़ने की कोशिश करेगा। दान भी कर जाते हैं लोग, आपने देखा होगा। हाँ, कई लोग हम देखते हैं ना, पूरी प्रॉपर्टी से लेकर सब कुछ जो है इस्कॉन में दे देते हैं, इधर उधर दे देते हैं। तो क्या ये केतु की दशा में होता है?
बट डिपेंड्स, केतु एवरी कहाँ है? पर्सन हैज अ डिफरेंट केतु सिटिंग समवेयर। हमें उसको पकड़ना है कि केतु की एनर्जी क्या कह रही है। 6 में बैठी है तो क्या कह रही है, 7 में बैठी है तो क्या कह रही है, 8 में बैठी है तो क्या कह रही है। 8 के केतु वाला अघोरी और तांत्रिक, ओके। he will create that आडंबर and he will create try to get that money और या फेम या अच्छा, नेम। तो एक और यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ऐसे लोग होते नहीं है, सिर्फ ढोंग कर रहे होते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है सारे ढोंग कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे ये कहना ये चाह रहा हूँ कि आपकी प्लेसमेंट से डिपेंड करता है और साथ ही साथ आप कितना उस एसेंस को लेकर बैठे हो। अगर आप उसको प्योरेस्ट फॉर्म में करोगे तो मन्ना जी, कलयुग है, सच्चाई के साथ चलोगे, प्योरेस्ट फॉर्म में चलोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ इंसान को क्या चाहिए, फास्टर रिजल्ट्स। अब उसको कहीं ना कहीं जाकर वो आडंबर भी क्रिएट करना पड़ जा रहा है। तो वाई हम लोग डिटैचमेंट का कारक क्यों कहते, 7th हाउस में हो गया तो आपकी मैरिड लाइफ में डिस्ट्रक्शन कर देगा केतु, या भाव आ जाता है वैसा, क्योंकि केतु का एक भाव डिटैचमेंट का है। क्योंकि केतु जब देवताओं की झोली में गिरे थे तो उनको ये दे दिया गया था कि आप लोगों को उनकी वास्तविकता से परिचय करवाओ। अब आपका केतु 7th हाउस में बैठा है। नेचुरली मैं ऐसे कितनी कुंडलियों में कितने लोगों से बात कर चुका हूँ। मैं फीमेल से बात करता हूँ, उनके पेरेंट्स लेके आते हैं, ये लड़की की शादी नहीं हो रही है, सप्तम भाव शादी का है ना। जब मैं उस लड़की से, मैं उनसे कहता हूँ आप 2 मिनट के लिए बाहर जाओ, मुझे इनसे बात करनी है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि बेटा आपका मन है शादी करने का? तो वो कहती है कि सर मेरा ना शादी करने का ही मन नहीं है। क्योंकि केतु ने सप्तम भाव में उनके अंदर वो एक दे दिया है, क्योंकि पूर्व जन्म में वो शादी के सुखों को भोग चुकी हैं, वो यहाँ पे शादी नहीं करना चाहती। मैं उनसे फिर राशि अनुसार पूछता हूँ, आप कुछ एंटरप्रेन्योरशिप या कुछ ऐसा करना चाहते हो लाइफ में कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो? शी सेज यस, द क्लाइंट सेज यस, कि मेरा इंटरनल कॉलिंग ये है कि मैं ये सब छोड़ूं, शादी वादी नहीं, मैं कुछ करना चाहती हूँ, अचीव करना चाहती हूँ। केतु 7th हाउस समाज भी है, तो मैं समाज में एक पहचान और नाम बनाना चाहती हूँ। ठीक है। अब पेरेंट्स क्या उस आडंबर में फंसे हुए हैं कि शादी करना जरूरी है। अब वो उसको फंसा देते हैं, तो सोसाइटी की डिमांड ही है ना। अब जब उसकी वो शादी करवा देते हैं तो वो क्या होता है, वही केतु जब अपनी दशा, अंतरदशा, पतिंतर दशा में आता है और जब मेजर टाइम में आता है तो वो हैवॉक भी क्रिएट कर देते हैं, बिकॉज यू डिड समथिंग विच नेचर वॉज नॉट डेस्टाइन्ड फॉर यू। अब कईयों के बच्चे नहीं है, चाइल्ड बेयरिंग नहीं हो पा रही होती है, तो आप इसको, ठीक है बच्चा होना हर कोई चाहता है, हर किसी का बच्चा हो, बट एक्चुअली में आपने वो चीज़ नेचर ने आपको नहीं दी है। मैंने ऐसे कई केसेस भी देखे हैं जिसमें बच्चा डिनायल है, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके से अचीव कर लिया उस सुख को। अब वो सुख को भोग नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि बच्चा जो उनको मिला, चाहे उन्होंने गोद ले लिया या वैसे लिया, तो कई लोगों को उनकी प्लेसमेंट की वजह से वही बच्चे तकलीफ दे रहे हैं। कईयों को डिजीजेज ऐसे हो गए हैं जिनको माता पिता को अब लॉन्ग टर्म उनको झेलना पड़ रहा है, उनके साथ सफरिंग करनी पड़ रही है। ये सब चीज़ें मतलब आपकी प्रीडिस्टाइंड होती हैं, ज़्यादा फिर आप छेड़छाड़ कर नहीं सकते हैं। कुछ हद तक हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, प्लैनेट्स एनर्जी को कंट्रोल भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन वही डिपेंड करता है कि आप किन हालातों में, किन आदमी, किसके पास जा रहे हो कंसल्टेशन में, जिसकी पकड़ कैसी है। मतलब आप अपनी एनर्जीज को कंट्रोल कर सकते हो, बट बहुत बड़े लेवल तक नहीं। आपको अपने चार्ट को समझिए, उसके एसेंस को समझिए। जो दशा महादशा आ रही है, शनि की महादशा आ रही है, तो शनि की गोचर और प्लेसमेंट के हिसाब से अपने आप को डाल लो, और जो स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दो, तो आपकी वही लाइफ आसान हो जाएगी। 30-40% जो आपके कार्मिक रिजल्ट्स हैं वो तो मिलना ही है तमन्ना जी, 100 उससे आप बच नहीं सकते। अगर आप सोल्यूशन कर लेते हो तो 60% to 70% तक रिडक्शन कर दोगे, 30% आपको झेलना पड़ेगा। और अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं करते हो तो आपको वो फिर पूरा चक्कर को पूरा करना पड़ेगा। तो मतलब अभी हम क्रक्स पे चलते हैं। इस पूरे पॉडकास्ट का यही रहा है कि इस कलयुग में अगर हमें फोकस करना है तो 4 ग्रहों पे फोकस करना है, और इनसे डरना नहीं है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर कोई आपको कोई देने ही आया है। शनि, राहु, केतु और शुक्र, इन चारों के नाम, 3 को तो लोग डरते ही हैं, एक को बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं कि शुक्र आ रहा है। हाँ, शुक्र एक्साइटेड हो जाते हैं। और मैंने कई लोगों की शुक्र की, अभी रिसेंट कंसल्टेशन 20-20 साल के शुक्र चल रहे हैं, तो शुक्र ने बर्बाद कर रखा उन्हें।
हाँ, ऐसा भी हो सकता है शुक्र कहाँ बैठे हैं आपके हाउस में, हाँ, दैट ये सब डिपेंड्स। चीजें उस पे है ना, अब डिपेंड करता है, आप उसके क्रक्स को ही नहीं समझे, आपने उस हिसाब से अपनी एनर्जी को मोल्डेशन नहीं किया, आपने उस क्वांटम को शिफ्ट नहीं किया, नहीं किया, आपने उस एनर्जी की मूवमेंट को आगे नहीं पहुंचाया, तो शुक्र आपको बर्बादी करेंगे ना। बर्बादी करेगा, वो ऐसा कहाँ लिखा है कि शुक्र आपको फायदा ही देंगे। सुनने में तो यही आता है ना, शुक्र है तो लग्जरी मिलेगी ही, नंबर 6 हो जाता है कई बार, तो न्यूमरोलॉजी पे चले जाओ तो और नंबर 6 जिसका होता है वो लोग वैसे ही खुश हो जाते हैं। अब तो हम बस लग्जरी में ही खेलेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ये हार्ड एंड फास्ट एक ही चीज को पकड़ लेना ठीक नहीं है। हर ग्रह में मैंने आपको कहा तीनों ताकत है, ब्रह्मा विष्णु महेश, हर तीनों ने अपनी ताकत उन्हें दी है। आप क्रिएटर भी है, वो डिस्ट्रॉयर भी है Right. और प्रिजर्वर भी है। तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं रोकते हैं सर। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।